नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज डेनमार्क जाएंगे। कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना का टीका लेने के लिए किसी को नहीं किया जा सकता है बाध्य। ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाइयां। कहा यह त्योहार समाज में भाईचारे और सद्भावना को करता है मजबूत। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आज बेंगलुरु में समापन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की यात्रा संपन्न करने के बाद आज डेनमार्क के कोपेनहेगन रवाना होंगे। वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर वहां की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। डेनमार्क के लिए यह उनकी पहली यात्रा होगी। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय हित पर भी प्रमुखता से बातचीत करेंगे। श्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भी भाग लेंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी थोड़े समय के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में रुकेंगे और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस की इस यात्रा से वहां राष्ट्रपति चुनावों के बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व जब भी संकटों का सामना करता है, भारत समाधान के साथ आगे आता है। वे कल रात जर्मनी के बर्लिन में भारतवंशियों से संवाद कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि आज न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मंत्र पर चलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब उस राष्ट्र के लोग उसके विकास के लिए एकजुट होकर काम करें। श्री मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा कि सुधार के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष पहले 200 से 400 स्टार्टअप उद्यम थे, जबकि आज यह संख्या 68,000 तक पहुंच गई है। आज भारत में न केवल अनेक यूनिकॉर्न हैं, बल्कि उनको डेकाकॉर्न में भी बदला जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से असम और मिजोरम के 4 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। राष्ट्रपति 4 मई को असम के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर महोत्सव के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति 5 मई को आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना का टीका लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कल एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की गई है। अतः कोरोना के मामले कम रहने तक सार्वजनिक क्षेत्रों में बिना टीकाकरण वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह भी कहा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर वर्तमान वैक्सीन नीति को स्पष्ट रूप से अवमानना और अनुचित नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 189 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,157 नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। खनन पट्टा मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। नोटिस में आयोग ने पूछा है कि क्यों नहीं उनके नाम से जारी खनन पट्टे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग के मुताबिक यह मामला आरपी अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से राजधानी के अनगढ़ा इलाके में एक खनन पट्टा ले रखा है। मुख्यमंत्री ही खनन विभाग के मंत्री भी हैं। आरोप के बाद भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर इसकी शिकायत की थी। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी है। चुनाव आयोग ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज चुके हैं। वहीं अब तक भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा। कोई निर्णय लेने के पहले आयोग ने नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई तक पक्ष रखने को कहा है। झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। तीसरे चरण में 24 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान होगा। नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब 4 और 5 मई को स्क्रूटनी होगी।
इसके बाद 6 और 7 मई को नामांकन वापसी की तारीख निर्धारित है। 9 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही 24 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतगणना 31 मई को निर्धारित किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कुल 15,376 पदों के विरुद्ध 30 अप्रैल तक 23,600 नामांकन दर्ज किए गए हैं। फिलहाल चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। रांची जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए 12 मई को नीति आयोग की टीम रांची आएगी। सालाना जारी होने वाले स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में आयोग की टीम जानकारी लेगी। इसका उद्देश्य राज्यों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और सुधार के लिए प्रेरित करना है। इसके पूर्व 26 अप्रैल को 5 सदस्यीय टीम रांची आई थी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट कर कहा है कि यह शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। उन्होंने सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी की। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ईद उल फितर शांति और एकता के प्रतीक का त्योहार है। यह अमीर गरीब के भेद को मिटाने का भी त्योहार है। ईद सभी के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और खुशियां लाए। राज्य भर में ईद का त्योहार उत्साह तथा उमंग के साथ मनाया जा रहा है। लोग ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे हैं। पाकुड़ जिले में ईद का त्योहार खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालयों सहित ग्रामीण इलाकों के ईदगाहों में इस्लाम के अनुयायियों ने सामूहिक ईद की नमाज अदा की। त्योहार के मौके पर मस्जिदों में भी नमाज पढ़ी गई। इस मौके पर जिले में ईदगाहों, मस्जिदों तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। इधर गोड्डा जिले में ईद को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जिले के 123 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ स्टैटिक फोर्स की तैनाती और सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बरती गई है। उधर गिरिडीह जिले में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बरवाडीह और भंडारीडीह कब्रिस्तान में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। रांची के डोरंडा स्थित श्रम न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां कुल 3 मामलों का निष्पादन कर लाभुकों को चेक दिया गया। डालसा के सचिव राकेश रंजन ने बताया कि सभी मामले मजदूरों से जुड़े हुए थे। डालसा और श्रम विभाग के संयुक्त प्रयास से यह लोक अदालत लगाया गया। लोक अदालत में कई मामले निष्पादन के लिए चिन्हित किए गए थे। कोडरमा जिले के डाकघरों में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा के डाकघरों में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है, या यूं कहें कि इन डाकघरों को पूरी तरह से कैशलेस बना दिया गया है। झुमरी तिलैया मुख्य डाकघर के अलावे जयनगर और कोडरमा के डाकघरों में भी यह सुविधा शुरू हो गई है। डाकघरों में यह सुविधा शुरू होने के साथ ही पार्सल, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट की बुकिंग, PLI का प्रीमियम का भुगतान जैसे कार्य अब डिजिटल पेमेंट के जरिए शुरू हो गए हैं। UPI आधारित ऑनलाइन भुगतान के शुरू होने से ग्राहकों को अब नकद भुगतान
नहीं करना पड़ रहा है। डाकघर के पॉइंट ऑफ सेल्स काउंटर पर बारकोड लगा दिया गया है, जिसे स्कैन करते ही ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। डाक निरीक्षक दिवाकर कुमार ने बताया कि जिले के 3 डाकघरों में फिलहाल यह सुविधा बहाल की गई है और जल्द ही अन्य डाकघरों में भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी। डाकघर के काउंटर पर भुगतान के लिए ग्राहकों को कई बार खुले पैसे नहीं होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। साहिबगंज जिला आदिम जनजातीय बहुल इलाका है, जहां लोगों की दैनिक स्थिति दयनीय है। यहां बाल विवाह और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। इसे लेकर बाल संरक्षण इकाई साहिबगंज के तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में बाल संरक्षण से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर लोगों को जागरूक किया गया। बाल संरक्षण इकाई साहिबगंज के सदस्य डॉ सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह से बच्चियों पर शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद बच्चियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजधानी रांची में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने सभी स्कूलों के समय सारणी में परिवर्तन का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत अब जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों का संचालन सुबह 6 बजे से पूर्वाह्न 10:30 बजे तक होगा। समय परिवर्तन राज्य में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य हित में किया गया है। यह निर्णय अगले आदेश तक जारी रहेगा। आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती है। शास्त्रों में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व है। आज के दिन नया व्यापार शुरू करने, भवन अथवा भूखंड खरीदने, गृह प्रवेश करने, आभूषण, वस्त्र, वाहन आदि की खरीदारी करने, विवाह, मुंडन, संस्कार आदि किसी भी कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया बसंत ऋतु के समापन और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का भी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में अक्षय तृतीया की बधाई दी थी। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आज बेंगलुरू में समापन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तथा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इसके पूर्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड राज्य की एथलीट फ्लोरेंस पार्ला ने 4 मीटर में रजत पदक, 200 मीटर में कांस्य पदक और रिले रेस में अपने साथियों के साथ कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। इससे पहले कल खेले गए एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए झारखंड महिला टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू हुआ। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया है कि हॉकी खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बरियातू बालिका उच्च विद्यालय में हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकतर खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण के लिए रिपोर्टिंग कर दिया है। आज से विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यहां से चयनित 18 बेहतर खिलाड़ी 11 से 22 मई तक इम्फाल मणिपुर में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज डेनमार्क जाएंगे। कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना का टीका लेने के लिए किसी को नहीं किया जा सकता है बाध्य। ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाइयां। कहा यह त्योहार समाज में भाईचारे और सद्भावना को करता है मजबूत। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आज बेंगलुरू में समापन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।